हेलो दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आपका फिर से एक बार विवेकानंद कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। और पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि अपनी जो क्लास है अभी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो चल रही है इसमें थर्ड पार्ट, क्योंकि इससे पहले हम 2 पार्ट जो है देख चुके हैं आगे, तो पहले आप उनका रिवीजन करें उनको, और उसके बाद में ये जो थर्ड पार्ट है इसको आप देखें। क्योंकि होता क्या है कि अपन वो क्लास देख लेते हैं जो हमारे पास जल्दी से आती है, या फिर आपने जो इससे पहले की क्लास यदि नहीं देखी तो पहला आपका काम क्या बनता है कि आप पहले उनको देखें। यदि आप उनको नहीं देखते और सीधा आप इसको देखते हो तो देखो शायद ही समझ में आए चीज़ें। तो इस क्लास को देखने से पहले आप उसको देखें, क्लास को पूरा देखें, अच्छे से समझ में भी आएगा। ये क्लास अपने उस हिसाब से है कि आप किसी भी यूपीपीसीएस, आईएएस जो भी आपको देना है, आरएएस वगैरह जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए जो मैटर जो है ये रिटन प्लस ऑब्जेक्टिव जो है अपन दोनों प्रकार से अपन देखेंगे। अपन जो पढ़ रहे हैं अभी नॉर्थ अमेरिका, विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल में उत्तरी अमेरिका का ये पार्ट नंबर 3 है। आपने 2 क्लास आपने पीछे की देख ली होंगी, इनको प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। और ये जो थर्ड पार्ट है आज हम इसमें बात करने वाले हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पठारों की। और जो अपन बात करेंगे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए और पूछे जाते रहेंगे हमेशा के लिए। तो देखो, सबसे पहले यदि हम पठारों की देखें तो पठार होता क्या है। पठार का मतलब ये होता है कि जब अपन उच्चावच के आधार पर यदि हम बात करें तो उच्चावच के आधार पर पर्वत सबसे पहले होता है मैदान। मैदान के बाद में अपनी जो उठी हुई जो भूमि होती है, समुद्र तल से ऊंचा भाग जो मैदानों की अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, 600 से 900 मीटर के आसपास जो है इनकी ऊंचाई होती है। अब ये नहीं है कि सब कम नहीं हो सकती, ज़्यादा नहीं हो सकती है, मैं बस एवरेजन आपको बता रहा हूँ। इतनी ऊंचाई तक अपने जो है अपन उनको पठार कह सकते हैं, जिनकी ऊंचाई जो है पर्वत या पहाड़ियों से कम होती है लेकिन मैदानों से क्या होती है, अधिक होती है, पठार कहलाते हैं। अब पठारों को यहाँ पर अपन ने अलग अलग पार्टों में यहाँ पर विभाजित कर रखा है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ऐसे पठार जो किन्हीं 2 पहाड़ियों के मध्य में स्थित हैं उन्हें अपन बोलते हैं अंतःस्थलीय, मतलब वो अंदर हैं, दोनों के बीच में स्थित हैं। तो आप फिर उनको कैसे कहोगे कि साहब ये तो अंतःस्थलीय है। अंतःस्थलीय का मतलब ये है कि 2 के बीच में फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब ये तो अंतःस्थलीयपन जो बता रहे हैं वही बात है, बिल्कुल। तो देखो, अपन बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में कुछ पठार हैं। आपने ये जो मैप है इसको देख लिया होगा, ये किसका है, उत्तरी अमेरिका। देखो, धीरे धीरे हम ऐसे चीज़ों को आगे चलते चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। आपने जब अपन ने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया यह है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी मैंने खूब सारे यहाँ पर अलग अलग पार्ट बताए। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो अपन एक स्पेशल जो है पहाड़ियों की, पठारों की बात करेंगे। आपसे किसकी बात करेंगे, पठारों की। कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से पठार हमारे को देखने को मिलते हैं या फिर अपने को कौन कौन से पढ़ने हैं। तो देखो, अपन जब उत्तरी अमेरिका में जब पर्वतों की बात करते हैं तो पर्वतों में एक यहाँ पर आता है तटीय श्रेणी। पर्वत श्रृंखलाओं में एक अपने यहाँ पर कौन सी आती है, तटीय श्रेणी। अब आप बोलोगे सर कब बताया आपने, तो आप लास्ट क्लास देखना, उसमें आपको पूरा समझा चुका हूँ तटीय श्रेणी के बारे में कि तटीय श्रेणी क्या है, किस तरीके से। इसके बाद में नीचे है सियरा नेवादा, और अपने उस साइड में लगभग मध्य से उत्तरी अमेरिका में फैली हुई है जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला है वो है रॉकी पर्वत। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, रॉकी पर्वत, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब इन दोनों के मध्य में, इधर पश्चिम में इधर है रॉकी पर्वत, इन दोनों के मध्य में कुछ पठार स्थित हैं जिनको मैंने यहाँ पर 1, 2, 3 क्रम से बोला है। जिसमें पहला है कोलंबिया पठार। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये समझा भी दिया है मैंने, ये कौन सा पठार है, कोलंबिया पठार। इसके बाद में दूसरा तटीय श्रेणी और रॉकी पर्वत के बीच में है ग्रेट बेसिन। कौन सा है, ग्रेट बेसिन। तीसरा है कोलोराडो पठार। तीसरा कौन सा है, कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार के बाद में अपना जो अगला है मैक्सिको पठार। नंबर 4 जो अपने दोनों जो पूर्व में और पश्चिम में जो श्रेणियां हैं, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल, इन दोनों के मध्य में एक पठार पाया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं मैक्सिको का पठार। और इधर पूरा का पूरा ये कैनियन शील्ड, ग्रेट कैनियन जिसको अपन बोलते हैं, और इसके बारे में अपन सारी की सारी जो बातें हैं उनको यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं कोलंबिया पठार की। किसकी बात करते हैं, कोलंबिया पठार की।
चलो देखो, जब हम कोलंबिया पठार की बात करते तो आप थोड़ा सा इसको देख के बताओ। देखो कोलंबिया पर जो पठार है वो रॉकी पर्वत और तटीय श्रेणी के क्या है, बिल्कुल मध्य में है। इधर उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। तो आप देखो इधर, यह पठार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में तटीय श्रेणी, कौन सी श्रेणी, तटीय श्रेणी तथा रॉकी पर्वत के बीच में स्थित है। पहला पॉइंट तो आपका यही बनता है कि यदि आपसे पूछे कोलंबिया पठार कहाँ स्थित है, तो रॉकी पर्वत और तटीय जो श्रेणी है उसके मध्य में कौन सा पठार स्थित है, कोलंबिया पठार। अब यदि मध्य में होएगा तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे, अंतः पर्वतीय पठार। मैं आपको समझा चुका हूँ, यदि मध्य में होगा तो किस नाम से जानेंगे, अंतः पर्वतीय पठार। और जब दोनों के बीच में है तो यहाँ पर कौन सी परिस्थितियाँ पाई जाएंगी, शुष्क परिस्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कि यहाँ पर जो है कंडीशंस अपने को क्या पाई जाती है, शुष्क। शुष्क मतलब नमी यहाँ पर कम पाई जाती है, बारिश वगैरह कम होती है क्योंकि दोनों पठारों के बीच में है। तो कौन सी स्थिति पाई जाती है, परिस्थिति पाई जाती है, शुष्क परिस्थिति यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो कोलंबिया का जो पठार है एक ज्वालामुखी पठार है। कैसा पठार है, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी अपन जानते हैं, ज्वालामुखी जो होता है उससे लावा निकलता है, और लावा की जब परत जमती है तो धीरे धीरे जब लावा की परत का जब अपक्षय होता है तो अपक्षय के दौरान उससे काली मृदा का निर्माण होता है। दोबारा समझना, जैसे अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अपने जो दक्षिण पूर्व का जो भाग है जिसमें अपन बोलते हैं मालवा का पठार, किस नाम से जानते हैं, मालवा का पठार। और उस मालवा के पठार में अपन जानते हैं जो मालवा का जो पठार है जो लावा से निर्मित है, किससे निर्मित है, लावा से, इसलिए वहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। तो यह एक ज्वालामुखी पठार है जिस पर लावा की परत पाई जाती है, जिसके अपक्षय से कौन सी, काली मृदा का निर्माण होता है। तो थोड़ा सा याद रखना इसको, कोलंबिया का पठार तटीय श्रेणी और रॉकी पर्वत के बीच में है, शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, मृदा कौन सी है, काली मृदा। काली मृदा क्यों, क्योंकि ये कैसा पठार है, ज्वालामुखी पठार है। और ज्वालामुखी पठार होने की वजह से यहाँ पर किसका अपक्षय होता है, लावा का। और लावा के अपक्षय की वजह से यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा। अब देखो कोलंबिया का पठार है और कोलंबिया के पठार पर एक नदी बहती है इसी के नाम से, जिसे अपन बोलते हैं कोलंबिया नदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, कोलंबिया नदी कौन से महाद्वीप की है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। कौन सी नदी, कोलंबिया नदी। किस पठार पर, कोलंबिया पठार पर। अब देखना, इस कोलंबिया नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम है स्नेक, इसकी सहायक नदी क्या है, स्नेक। अब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्यों लगवाया, क्योंकि इस पठार पर स्नेक नदी प्रवाहित होती है, इस वजह से इसे अपन एक नाम से और जानते हैं, वह है स्नेक का पठार। तो याद रखना, इस कोलंबिया पठार को अपन किस नाम से जानते हैं, स्नेक का पठार। क्यों, क्योंकि स्नेक जो है किसकी सहायक है, कोलंबिया नदी के। और कोलंबिया नदी कहाँ बहती है, अपने कोलंबिया पठार पर। किस पर प्रवाहित होती है, कोलंबिया के पठार पर। कोलंबिया की सहायक नदी कौन सी है, स्नेक। इस वजह से अपन इस कोलंबिया के पठार को किस नाम से जानते हैं, स्नेक का पठार के नाम से हम इसको जानते हैं। अब देखो, यदि हम यहाँ पर कृषि की बात करें, अब आप बोलो साहब शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। शुष्क का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर बारिश नहीं होती या फिर यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं। शुष्कता का मतलब ये होता है कि उसमें पानी में वो जो वायुमंडल है उसमें नमी की मात्रा कम है, आर्द्रता जो होती है, ह्यूमिडिटी, वो क्या है, कम है, इम्यूनिटी जिसको अपन कहते हैं। अब इम्यूनिटी कम होने की वजह से वहाँ की क्या है कि जो आर्द्रता है वो क्या है, कम है, लेकिन वहाँ बर्फ़ तो पड़ती है। तो ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपन वहाँ जो खेती कर पाते हैं वो गर्मियों के दिनों में कर पाते हैं। अब आप बोलोगे साहब ऐसा क्यों, क्योंकि शीत ऋतु में अत्यधिक बर्फ़ पड़ने के कारण वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो बर्फ़ से जम जाता है। और यहाँ पर जो खेती जो की जाती है उस कृषि को अपन बोलते हैं सूटकेस कृषि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सूटकेस कृषि कहाँ पर की जाती है, कौन से पठार पर की जाती है, तो बच्चों कोलंबिया के पठार पर सूटकेस कृषि जो है की जाती है। सूटकेस कृषि के नाम से ये क्या है, प्रसिद्ध है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझना कि यह पठार सूटकेस कृषि के लिए विख्यात है। कौन सा पठार, कोलंबिया पठार। इस पठार पर केवल ग्रीष्म ऋतु में ही खेती की जाती है, क्योंकि शीत ऋतु में यह बर्फ़ से ढक जाता है। मैं वापस से, कोलंबिया
कोलंबिया पठार बताओ कहाँ पर है? रॉकी पर्वत और तटीय श्रेणी के मध्य में। ये दूसरा वाला जो पठार है ना, दूसरा थोड़ा सा इसको ध्यान दे रहे ना, ग्रेट बेसिन, ये थोड़ा सा इस जगह पर है ना, तो आप सियरा नेवादा आ जाएगा यहाँ पर। इधर देखो, तो अपन बात करें कि कोलंबिया पठार, कोलंबिया रॉकी पर्वत और तटीय श्रेणी के दोनों के मध्य में है, और मध्य में होने की वजह से ये अंतःस्थलीय पठार है, और अंतःस्थलीय पठार होने की वजह से यहाँ पर परिस्थितियाँ कैसी पाई जाती है? शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। ज्वालामुखी, लावा, मृदा काली, मृदा काली। कौन सी नदी बहेगी? कोलंबिया। सहायक कौन सी? स्नेक, इसलिए इस पठार को किस नाम से जानते हैं? स्नेक का पठार। कौन सी कृषि? सूटकेस कृषि। और कृषि कब की जाती है? गर्मियों में। क्यों? सर्दियों में बर्फ जम जाती है। बस हो गया आंसर, 50 शब्दों में लिख सकते हो इसको आप। तो यूं करके आप चीज़ों को समझ सकते हो और आराम से लिख भी सकते हो। तो अब अपन आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट जो है ग्रेट बेसिन पठार, तो उसके जस्ट नीचे सियरा नेवादा जो है पर्वत श्रेणी आएगी अपने, और उधर कौन सी है? रॉकी। इन दोनों के मध्य में एक पठार पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं ग्रेट बेसिन पठार। तो देखो, सियरा नेवादा और रॉकी पर्वत के मध्य स्थित, कहाँ पर? सियरा नेवादा और रॉकी पर्वत के मध्य स्थित जो पठार है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? ग्रेट बेसिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेट बेसिन। दोनों के बीच में है, दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में है, इसलिए अंतःस्थलीय पठार के नाम से भी हम इनको जानते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय पठार है। यदि आपसे ग्रेट बेसिन के बारे में पूछे तो ग्रेट बेसिन जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय क्या है? पठार है। इस पठार में बहुत सी लवणीय झीलें पाई जाती हैं। साल्ट लेक, लवणीय झील है जिसमें नमक जो है उसकी मात्रा कैसी है? ज़्यादा। एग्जाम्पल में जैसे लिखा ग्रेट साल्ट लेक। अब ग्रेट साल्ट लेक के बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे चल के, किसमें? झीलों में। जब अपन उत्तरी अमेरिका की जब झीलें पढ़ेंगे, देखो मैं आपको हर एक टॉपिक को अलग अलग पार्टों में बांट के पढ़ा रहा हूँ जिससे आप इसको अच्छे से पढ़ सको। मैं आपको लास्ट में 2-4 क्लास वो भी लाऊंगा जो फैक्ट बेस रहेंगी, जो जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया उनको सबका निचोड़, कि नहीं सर हमारे को तो प्री देना है पहले, और प्री के बाद में हम जो है मेंस देंगे तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं फैक्ट काम आएंगे। तो प्री में तो अपने फैक्ट ही काम आते हैं, तो वो चीज़ें। तो इस पठारी क्षेत्र को जो है मृत घाटी इम्पोर्टेंट है। इस पठारी क्षेत्र में मृत घाटी क्षेत्र जो है स्थित है। कौन से वाले में? ग्रेट बेसिन पठार वाले भाग में मृत घाटी क्षेत्र स्थित है, और इसी मृत घाटी में नॉर्थ अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु स्थित है। दोबारा समझना, इस पठारी क्षेत्र में मृत घाटी क्षेत्र स्थित है, और इस मृत घाटी क्षेत्र में नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका का निम्नतम बिंदु, उत्तरी अमेरिका का निम्नतम बिंदु क्या है? स्थित है। और इसकी जो गहराई है वो है -86 मीटर गहराई नीचे जा रहा है ये। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि जो मृत घाटी जो क्षेत्र है, इसी मृत घाटी अपन, अब आप बोलो मृत घाटी क्यों बोलते हैं? इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। अपन फैक्ट देखेंगे कितना हाई होता है आगे चल के। तो मृत घाटी क्षेत्र में अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है। मृत घाटी क्षेत्र में अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है। मृत घाटी जो है भाग किसका है? ग्रेट बेसिन का। अब जहाँ पर अत्यधिक तापमान पाया जाएगा, शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाएंगी, तो अपन जानते हैं मरुस्थल भी बनेगा। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण जो मरुस्थल है, सबसे महत्वपूर्ण मोहावे, या इसी को बोलते हैं मोजावे मरुस्थल, मोहावे या मोजावे मरुस्थल इसी ग्रेट बेसिन का ही क्या है? भाग है। और इसी ग्रेट बेसिन पर मृत घाटी पाई जाती है, और इस मृत घाटी में ही सबसे निम्नतम बिंदु जो है उत्तरी अमेरिका का ये पाया जाता है, और यहीं पर सबसे निम्न तापमान सबसे उच्च तापमान अपने पाया जाता है। और इसी का जो भाग है वो मोहावे या मोजावे जो मरुस्थल है वही इसी का जो है भाग माना जाता है। तो कितनी सारी चीज़ें आप एक साथ याद कर सकते हो, वो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो। ग्रेट बेसिन सियरा नेवादा और रॉकी पर्वत के मध्य में है, अंतःस्थलीय पठार है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय पठार है। इस पठारी क्षेत्र में बहुत सी लवणीय झीलें पाई जाती हैं, जैसे ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक। इस पठारी क्षेत्र में मृत घाटी क्षेत्र जो है स्थित है, और इस मृत घाटी क्षेत्र में नॉर्थ अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु पाया जाता है -86 मीटर। मृत घाटी क्षेत्र में अत्यधिक तापमान होने की वजह से
इसे मोहावे या मोजावे मरुस्थल का भी भाग माना जाता है। तो आ रहा होगा समझ में, ठीक है। इस पठारी क्षेत्र पर अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र भी, अंतःस्थलीय का मतलब होता है आंतरिक अपवाह तंत्र भी पाया जाता है, और इस पठारी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क दोनों प्रकार की क्या पाई जाती हैं, परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो देखो अभी अपन ने ये देखा कि कोलंबिया पठार और ग्रेट बेसिन पठार, एक बार वापस से रिवाइज कर लो, देख लो। कोलंबिया पठार की यदि अपन बात करें, यह पठार उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, तटीय श्रेणी रॉकी के बीच में, अंतः पर्वतीय पठार है, शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। अगला ज्वालामुखी पठार है, लावा की परत पाई जाती है, काली मृदा के अपक्षय से लावा के अपक्षय से यहाँ पर किस मृदा का निर्माण होता है, काली मृदा का। इस पठार पर कोलंबिया नदी बहती है, कोलंबिया नदी की जो सहायक नदी वो है स्नेक, और इस वजह से इस पठार को अपन स्नेक का पठार भी कहते हैं, इसलिए इस पठार को अपन किस नाम से जानते हैं, स्नेक का पठार भी कहते हैं। इस पठार पर जो कृषि होती है उसे अपन सूटकेस कृषि के नाम से भी अपन जानते हैं, और इस पठार पर अपन ग्रीष्म ऋतु में ही कृषि कर पाते हैं, क्योंकि शीत ऋतु में क्या होता है, यहाँ पर बर्फ जम जाती है। ग्रेट बेसिन की यदि बात करें तो सेरा नेवादा रॉकी पर्वत के मध्य में है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय पठार है। इसके बाद में यहाँ पर बहुत सी लवणीय झीलें पाई जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल में ग्रेट साल्ट लेक। इसके बाद में पठारी क्षेत्र में मृत घाटी स्थित है, इस पठारी क्षेत्र में मृत घाटी स्थित है, जहाँ पर जो है नॉर्थ अमेरिका का न्यूनतम बिंदु पाया जाता है -86। मृत घाटी क्षेत्र में अत्यधिक उच्च तापमान होने की वजह से इसे अपन मोहावे या मोजावे मरुस्थल का ही भाग अपन मानते हैं। इस पठारी क्षेत्र में अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र, काय का अपवाह तंत्र पाया जाता है, जब पूरा का पूरा मरुस्थल है। इस पठारी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क परिस्थितियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये दो अपन ने पठार अभी अपन ने देखे। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट पठार जो अपने हैं कोलोराडो पठार, मैक्सिको पठार और कैनेडियन शील्ड। कोलोराडो पठार, मैक्सिको पठार और कैनेडियन शील्ड। यदि आप इन तीनों को और देख लेते हो, टोटल हो जाएंगे 5 आपके, तो लगभग आपका जो पठारों का जो पॉइंट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं अब पठार कौन कौन से, कोलोराडो, मैक्सिको और कैनेडियन शील्ड। चलो देखते हैं अपन तीनों के बारे में। अब चलो चर्चा करते हैं अपन आगे। नेक्स्ट जो पठार है अपने, जैसे अपन ने देखा अगला जो है कोलोराडो या फिर कोलोराडो पठार। तो कोलोराडो पठार के बारे में जब अपन बात करते हैं तो देखो एक बार डायग्राम से, उधर है रॉकी पर्वत, इधर अपने पश्चिमी तट। तो यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित एक अंतः पर्वतीय पठार है। देखो चीज़ों को यदि आप डायग्राम से समझते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यदि आप ऊट पटांग तरीके से चीज़ों को समझोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित अंतः पर्वतीय पठार है, जो कि चूना पत्थर से निर्मित है। जो कि किससे निर्मित है, चूना पत्थर से निर्मित है। अब वही बात यहाँ पर गर्म और शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। कोलोराडो नदी इस पठार पर बहती है, और कोलोराडो जो नदी जब यहाँ पर बहती है चूना पत्थर से वैसे निर्मित है। और अपन जानते हैं जब किसी पठार पर कोई नदी बहती है तो वो क्या है कि अपने साथ में खूब सारे अवसाद लेकर के जाती है, मतलब वहाँ पर वो काट छाँट कर ही देती है नदी, चाहे कितना ही मजबूत पठार हो। जबकि कोलोराडो का जो पठार है ये तो खुद ही चूना और पत्थर से मिलकर बना हुआ है, जिस वजह से अगर नदी यहाँ से प्रवाहित होएगी तो अपने साथ में खूब सारा चूना पत्थर यहाँ से प्रवाहित करेगी। जैसे अपन जानते हैं राजस्थान में जो है, भारत में जो है चंबल नदी जब प्रवाहित होती है तो अवनालिका अपर्दन करती है, मतलब अपने दोनों तरफ गहरे गहरे खड्डे बना देती है, उसे बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। तो वही कंडीशन अपने कोलोराडो जो नदी है, इस कोलोराडो नदी के द्वारा यहाँ पर दर्शाई जाती है कि क्या होता है कि कोलोराडो नदी इस पठार पर बहती है। यह नदी यहाँ पर अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ एवं घाटियों का निर्माण करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पर बोली गई है इस फैक्ट में, वो ये है कि इस पठार पर विश्व की सबसे बड़ी घाटी ग्रेट कैनियन, विश्व की सबसे बड़ी घाटी ग्रेट कैनियन स्थित है। वापस से, यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित अंतः पर्वतीय पठार है। ठीक है सर, किससे निर्मित है कि सर चूना पत्थर से, बिल्कुल सही बात है, चूना पत्थर से। इस वजह से होता क्या है कि जब यहाँ पर कोलोराडो नदी जब बहती है,
कोलोराडो नदी जब यहाँ पर बहती है तो वो नदी क्या करती है, अवनाली का अपर्दन करती है, जिसके कारण बीहर और घाटियों का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस पठार पर विश्व की सबसे बड़ी घाटी कौन सी स्थित है, ग्रेट कैनियन, कोलोराडो पठार। 4 लाइनें लिख सकते हो आराम से। इधर देखो, मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार आपने देख लिया, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल दोनों के मध्य में है। पहला पॉइंट खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहाँ पर चांदी की जो है विश्व प्रसिद्ध खान चिका हुआ यहीं स्थित है। हो गया, बस यही तो लिखा है इसमें। यह अंतः पर्वतीय पठार सिएरा माद्रे ओरिएंटल तथा सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के मध्य में स्थित है। वही शुष्क परिस्थितियाँ और गर्म परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण पठार है। और इस पठारी क्षेत्र में कौन सी, चिका हुआ नामक स्थान जो है विश्व में सबसे बड़ी चांदी की खान जो है यहीं स्थित है। जैसे अपन चिका हुआ की खान कहते हैं, चांदी की खान। और यहाँ पर सीसा, जस्ता आदि के जो है खनिज भंडार पाए जाते हैं। जहाँ चांदी पाएगी जहाँ सीसा जस्ता भी पाया जाएगा। कैनेडियन शील्ड, ये ऊपर वाला उत्तर पूर्व का जो भाग है उसे बोलते हैं कैनेडियन शील्ड। तो देखो, यह पठार उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है। हो गया। यह विश्व के प्राचीनतम भूभागों में से एक है, इसलिए आज वर्तमान में पुराना हो चुका है, बेचारा कटा फटा है। कैसा है, कटा फटा। और इसकी एवरेजन जो ऊंचाई है लगभग कितनी है, 300 से 400 मीटर, बहुत कट फट गया है। इसे अपन लॉरेंसियन पठार के नाम से भी अपन जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, लॉरेंसियन का पठार। यह पठार जो है एक शील्ड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, शील्ड का। अतः यहाँ पर बहुत से क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। जैसे जो आता है आपको लिख दो, धात्विक खनिजों में बॉक्साइट, लोयस्क, निकेल, सोना, प्लेटिनियम और चांदी। इस पठारी क्षेत्र पर बहुत से हिमनद स्थित हैं। इस वजह से हिमनद हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मीठे पानी की जो झीलें हैं उनका क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। तो एक बार थोड़ा दिमाग में बैठाओ इन चीज़ों को। अपन ने आज की जो क्लास है इसमें पठारों की चर्चा की है, कौन कौन से पठार हैं, किस तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा इनके बारे में और पढ़ना, शायद आपके समझ में आ जाए। ठीक है। और आपको क्या करवाना चाहिए अभी इसमें, वैसे तो अपन आगे पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, पर चलो क्वेश्चन बताओ। देखो, अमेरिका की खोज, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की? आप बोलोगे साहब कोलंबस के द्वारा 1492 में, अपन बात कर चुके हैं। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप है ये? चौथा बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तीसरा। सबसे अधिक वर्षा उत्तरी अमेरिका में कहाँ होती है? एक स्थान है जिसका नाम है हिंडसर्न झील, कनाडा में। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है उत्तरी अमेरिका में? एक स्थान है जिसका नाम क्या है? हिंडसन झील, कनाडा। इस स्थान पर सबसे मैक्सिमम बारिश होती है उत्तरी अमेरिका की। ठीक है, मैक्सिमम वर्षा। यदि आपसे पूछे सबसे शुष्क स्थान, सबसे शुष्क स्थान उत्तरी अमेरिका का, वो है बाटा जीएस। बाटा जीएस, यह है मैक्सिको में, जो कि सबसे शुष्क स्थान है। यदि आपसे पूछे सबसे गर्म स्थान, जिसको अपन बोलते हैं डेथ वैली, मृत घाटी, जो कि कहाँ है? यूएसए में। जो कि कहाँ है? यूएसए में। अभी बात कर चुके हैं अपन, ग्रेट बेसिन जो है वहाँ पर अपने मरुस्थल है। कमेंट करके बताना कौन सा मरुस्थल है। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कनाडा तथा यूएसए की सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो 49 डिग्री जो है अपने उत्तरी अक्षांश, कनाडा तथा यूएसए की सीमा का निर्धारण 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये इसका क्या करता है? निर्धारण करता है।
यदि आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका को बिल्कुल मध्य से कौन बांटता है, तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। फैक्ट है, आते हैं एग्जाम में, खूब आते हैं एग्जाम में, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि मृत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो कैलिफोर्निया, यूएसए का एक राज्य है जिसे बोलते हैं कैलिफोर्निया, और उस राज्य में जो है कैलिफोर्निया बिल्कुल यहाँ है, ये जो यूएसए है, यूएसए के यहाँ पर कैलिफोर्निया ये वाला भाग, तो कैलिफोर्निया में जो है यूएसए के राज्य कौन सा, कैलिफोर्निया में अपने कौन सा मृत घाटी जो है अवस्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा कैनियन आप बताइए, ग्रेट कैनियन, ये रहा, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ऐसी चीज़ें मैं आपको वैसे लास्ट में करवाता, पर यहाँ आ गया तो मैं लिख दे बता देता हूँ। जो अपने पश्चिमी कॉर्डिलेरा है, अपन ने पढ़ा था पश्चिमी कॉर्डिलेरा, जो पश्चिम में जितनी भी श्रेणियाँ हैं उनका जो सम्मिलित रूप है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा में अनेक जो है गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं, पश्चिमी कॉर्डिलेरा में अनेक गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं, जिन्हें अपन गीजर कहते हैं, कि पानी गर्म ही करते हैं गीजर, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, गीजर। और एक पार्क है वहाँ पर येलो स्टोन, आपको मैंने बताया था, येलो स्टोन पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर, ओल्ड फेथफुल गीजर येलो स्टोन पार्क में, येलो स्टोन पार्क में कौन सा गीजर है, ओल्ड फेथफुल। और एक किसका भाग है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा का। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, गर्म जल पाया जाता है, तो ये विश्व प्रसिद्ध है, ओल्ड फेथफुल गीजर विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, एक मरुस्थल तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। जो मोजेक ज्वाला मरुस्थल है वो पश्चिमी तट पर ही एक दूसरा मरुस्थल है जिसका नाम है सोनोरान मरुस्थल, जिसका विस्तार अपने अमेरिका और मैक्सिको में है। और पहले मैंने बताया था आपको मोजावे मरुस्थल, ठीक है। और तो क्या है इसमें, मैं अपन पढ़ेंगे सब चीज़ों को, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल ही। सबको देखेंगे अपन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसी लगी। जितनी भी मैं चीज़ें आपको बोलता हूँ, जितनी भी लिखाता हूँ, जितने भी फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, इनको कॉपी में नोट करें, और आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़रूर से ज़रूर आप इस क्वेश्चन को आप बताएं। और आप 50 शब्दों में जो क्वेश्चन अगर लिखना चाहो तो क्वेश्चन लिख के, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9509588877, इस पर आप कोई भी क्वेश्चन आप चेक करवा सकते हो और ये बता सकते हो कि सर क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से हमारे को लिखना चाहिए, और आप इस पर आराम से कमेंट करें। और आपका जो क्वेश्चन है वो है पश्चिमी कॉर्डिलेरा को समझाइए, पश्चिमी कॉर्डिलेरा, बस ये क्वेश्चन है आपका। आपको 100 शब्दों में लिखना, चलो पश्चिमी कॉर्डिलेरा को। तो यदि आपने क्लास देखी है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा आपने पढ़ा है, और भी खूब सारी चीज़ें अपन ने देखो, अब इतनी सारी चीज़ें अपन ने देख ली है पश्चिमी कॉर्डिलेरा की, तो है सारी की सारी। इस 5 वाले को छोड़ दो बस, कैनेडियन शील्ड को। तो यहाँ तक अपन आज अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, और उसको लाइक भी करें, कमेंट करना अगर आपको क्लास कैसी लगी उसके बारे में बताना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।